हेलो गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। यूपीपीएससीएस आर ओ 2021 की इस सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। हम सभी मेडिवल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं अभी, और मेडिवल हिस्ट्री के कुछ फैक्ट्स हैं जिनको जानने की कोशिश कर रहे हैं। जिनके पिछले कुछ फैक्ट्स छूट गए हैं वो हिस्ट्री की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर सल्तनत काल के जितने भी फैक्ट्स हैं उनको एक बार देख सकते हैं। सबके लिए अलग अलग वीडियोस दे दिए गए हैं, यहाँ तक कि सल्तनत काल के एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, जहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं मुग़ल डायनेस्टी से, मुग़ल साम्राज्य के। सबसे पहले बाबर को पढ़ेंगे हम लोग, और बाबर को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं जो भी इनका पूरा सीरियल है, क्रम है। सबसे पहले बाबर मुग़ल साम्राज्य में आते हैं 1526 से 1530 तक। इनका ओरिजिनल नाम रहता है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। दूसरे शासक हैं हुमायूं 1530 से 1556, नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। इसके बीच में शेरशाह का भी पीरियड आता है 1540 से 45, 5 साल के लिए। ठीक है। इसके बाद अकबर 1542 से 1605। इनका नाम होता है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जहांगीर, इसके बाद जहांगीर का टाइम पीरियड आता है 1605 से, जब अकबर की मृत्यु होती है, और 1627 तक। नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम। सलीम का नाम सुना होगा आपने, सलीम अनारकली, ये वही है जहांगीर। जहांगीर के बाद आते हैं शाहजहां 1627 से 1658। शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम, शाहजहां के नाम से गद्दी पर बैठे। और फिर मेन आते हैं औरंगजेब लास्ट में 1658 से 1707 तक। मुइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब। आलमगीर की भी इन्होंने उपाधि ली थी। इसके बाद हालांकि 1857 तक मुगल सांकेतिक रूप से भारत की सत्ता पर काबिज रहे। कब तक रहे? 1857 तक। ठीक है। लेकिन इनकी चर्चा हम मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत के जो मुगल शासक हैं उनके साथ करेंगे। अभी शुरू करते हैं बाबर को। ठीक है। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 में फरगना में हुआ था। कहाँ हुआ था? फरगना में हुआ था। बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ये ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया है। पिता का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा। पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा फरगना जागीर के मालिक थे, और पिता की ओर से बाबर में तैमूर वंश के शासक था। इनकी माँ थी कुतलुक निगार खां, और ये चंगेज खां के वंश के शासक थे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप लोग कि पिता की तरफ से वो तैमूर वंश का शासक था, उसके अंदर खून था, और माता की ओर से चंगेज खां का वंशज था बाबर। इसका मतलब है कि बाबर में तुर्कों और मंगोलों दोनों के खून का मिश्रण था। बाबर बेसिकली चगताई वंश की नींव रखा था। बाबर ने चगताई वंश की नींव रखी। बेसिकली ये तुर्की नस्ल थी। ठीक है, यानी कि चगताई तुर्क। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि बाबर ने चगताई तुर्क वंश की शुरुआत की। पिता की मृत्यु के बाद 11 वर्ष की आयु में ही बाबर को फरगना की गद्दी पर बैठना पड़ा। कब बैठना पड़ा? फरगना की गद्दी पर 11 वर्ष की आयु में उसे फरगना की गद्दी पर बैठना पड़ा। बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण उज्बेकों से परेशान होकर, उज्बेकों से बार बार पराजय लेकर, ठीक है ना, और उस्मानी वंश के डर के कारण भारत पर उसने पहला आक्रमण किया। उज्बेक सरदार था सैबानी खां, जिसने बाबर को कई बार पराजित किया। ठीक है। और फरगना के संघासन को छोड़ने के लिए उसने बाबर को मजबूर किया। तब बाबर इंडिया की ओर मूव किया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले उसने 1504 में काबुल पर अधिकार किया। बाबर ने 1504 काबुल पर अधिकार किया। इसके बाद उसने 1507 में बादशाह की उपाधि ली। इससे पहले वह मिर्जा की उपाधि लेता था, लेकिन 1507 में उसने बादशाह की उपाधि ली। और बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में 5 मुस्लिम शासकों का और 2 हिंदू शासकों का उल्लेख किया है। किसका किसका किया है? 5 मुस्लिम शासकों का और 2 हिंदू शासकों में मेवाड़ के
शासक और विजयनगर के शासकों का उल्लेख किया है, जबकि मुस्लिम शासकों में उसने बंगाल, दिल्ली, मालवा, गुजरात और बहमनी वंश के शासकों का उल्लेख किया है। बाबरनामा में विजयनगर के तत्कालीन शासक कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया गया है। किसको बताया गया है? कृष्णदेव राय को बाबरनामा में सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। बाबर को भारत में आने का न्योता पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोधी व इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खान लोधी ने दिया था। इसे यूपीएससी 2003 में पूछा भी गया था ऐसे ही इसको, ठीक है। तो बाबर को भारत आने का न्योता पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोधी इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खान लोधी ने दिया था। बाबर का पहला आक्रमण 1519 में बाजौर पर होता है और भेरा का किला भी जीत लेता है। वो बाजौर पर भी जीत दर्ज करता है और भेरा का किला भी जीत दर्ज करता है। भेरा का किला जीतने के लिए उसने सबसे पहले बारूद और तोपखाने का प्रयोग किया था। इसके बाद लड़ता है 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध। क्या लड़ेगा? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। इसमें बाबर ने उज्बेकों की युद्ध पद्धति को अपनाया, जिसे तुगलकमा पद्धति कहा जाता है, यानी कि तोपों को सजाने की उस्मानी पद्धति का प्रयोग किया। यानी कि पहली बार 1526 में तोपों का प्रयोग किया गया, ठीक है। इस युद्ध में तोप खाने का नेतृत्व कर रहा था उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। कौन कौन? उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। बाबर ने इब्राहिम लोधी को पराजित किया और अपनी सैन्य कारण क्या था पराजित करने का? अपनी सैन्य कुशलता और तोप खाने के कारण उसने इब्राहिम लोधी को पराजित कर दिया बाबर ने। 1526 डेट क्या है? डेट ध्यान रखिएगा, पानीपत की डेट है 21 अप्रैल 1526। बाजौर और भेरा का किला जीतने के बाद उसने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोधी को हरा दिया। पानीपत का युद्ध परिणाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण नहीं था, क्योंकि इसने भारत का नहीं बल्कि सिर्फ लोधियों के भाग्य का निर्णय किया। पानीपत की विजय के उपलक्ष्य में बाबर ने काबुल के प्रत्येक निवासी को एक एक चांदी का सिक्का दिया था। इसी वजह से इसका नाम पड़ गया कलंदर, ठीक है। इसकी उदारता की वजह से इसका नाम पड़ गया कलंदर। पानीपत की विजय के बाद, इसके पानीपत के बाद अगला युद्ध लड़ा उसने 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध। कब लड़ा? डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कभी कभी मैच करने को दे देता है बिल्कुल, तो इसको आप याद रखिएगा। 15 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध लड़ा और इसमें राणा सांगा की ओर से हसन खान मेवाती, महमूद लोधी, आलम खान ने नेतृत्व किया तथा मेदिनी राय ने इस तरफ से भाग लिया। इसी युद्ध को जीतने के लिए बाबर ने अपने सैनिकों को जिहाद का नारा दिया था। किसका नारा दिया था? ये पूछ लिया जाता है। तो जिहाद का नारा बाबर ने राणा सांगा से युद्ध लड़ने के लिए खानवा के युद्ध में जिहाद का नारा दिया था पहली बार, ठीक है। तथा मुसलमानों पर लगने वाले तमका नागर नामक कर को भी हटाने का इसने समाप्त की घोषणा कर दी थी, तमका की। बाबर ने खानवा के युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की और इसके बाद लड़ा चंदेरी का युद्ध 29 जून 1528। इसे यूपीपीसीएस 2016 में पूछा गया है। यूपीपीसीएस 2016 में पूछा गया है। चंदेरी का युद्ध हुआ था बाबर और मेदिनी राय के बीच में। इसमें बाबर ने मालवा को जीत लिया था। बाबर ने मालवा को जीत लिया था। चंदेरी के युद्ध में राजपूत स्त्रियों ने जौहर कर लिया था 1528 में, 29 जून 1528। और चंदेरी के युद्ध के बाद होता है घाघरा का युद्ध 6 मई 1529। ये भी 2016 में मैच करने के लिए पूछा गया था। बाबर ने बंगाल एवं बिहार को संयुक्त अफगान सेना को घाघरा के युद्ध में हराया था। यानी घाघरा के युद्ध में बाबर ने अफगानियों को पराजित किया था। 26 दिसंबर 1530 को आगरा के बाहर बाबर की मृत्यु हो गई। पहले उसे नूर अफगान आरामबाग में दफनाया गया और बाद में उसे काबुल ले जाया गया। तो ध्यान रखिएगा, मृत्यु कहाँ होती है? आगरा में दफनाया जाता है और फिर काबुल ले जाया जाता है। तो ये सीक्वेंस आप याद रखिएगा, ठीक।
कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? तुर्की भाषा में लिखी गई है। सुल्तान परंपरा किसने तोड़ी? इसी ने तोड़ी और बादशाह अपने आप को घोषित किया। बाबर बागों का बहुत शौकीन था, इसी जैसे कि आराम बाग इसने बनवाया। गज़े बाबरी चलवाया इसने। दिल्ली सल्तनत के पराभव के बाद हुमायूं ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा जारी की थी, इसके बाद शेरशाह ने। ये उत्तराखंड पीसीएस 2012 का प्रश्न है, ध्यान रखिएगा आप लोग। सबसे पहला स्वर्ण सिक्का हुमायूं ने चलाया था मुगलों में सल्तनत काल के बाद। इसके बाद बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी गई और बाबरनामा का फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने फारसी में इसका अनुवाद किया है, जबकि अंग्रेजी में इसका अनुवाद श्रीमती बेवरीज ने किया है। बाबरनामा का फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया है, जबकि अंग्रेजी अनुवाद श्रीमती बेवरीज ने किया है। बाबर ने मुबैयान नामक एक नवीन पद शैली का भी विकास किया था। उसने रिशाल ए उज की भी रचना की, जिसे खत ए बाबरी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? खत ए बाबरी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। एक बार शॉर्ट में हम लोग इसका पूरा रिवीजन करेंगे और फिर इसको फिनिश कर देंगे। ओके, तो ये आज के टॉपिक में आपने बाबर के बारे में सारी जानकारी ली। बाबर का जन्म फरगना में हुआ था 1483 में। इसका ओरिजिनल नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद। इसके पिता का नाम था शेख उमर शेख मिर्जा, फरगना जागीर के मालिक थे। पिता की ओर से ये तैमूर वंशज था और माँ थी कुतलुग निगार खां, और माँ की ओर से ये चंगेज खां का वंशज था। तो तैमूर मतलब और चंगेज का मतलब तुर्क और मंगोल दोनों का मिश्रण था। इसने चगताई वंश की नींव रखी। 11 वर्ष की आयु में फरगना की गद्दी पर बैठ गया था। उज्बेकों से परेशान होकर और सैबानी खां से परेशान होकर ये भारत की ओर आया और इसने 1504 में काबुल पर अधिकार कर लिया। इसके बाद इसने बाजौर का किला और बेरा का किला जीता और इसने अपनी बाबरनामा, जिसे कि तुर्की भाषा में लिखा गया है, बाबरनामा में भारत के 7 शासकों का उल्लेख करता है। 2 हिंदू, मेवाड़ और विजयनगर के हिंदू शासकों का, और बंगाल, दिल्ली, मालवा, गुजरात और बहमनी के मुसलमान शासकों का उल्लेख करता है। बादशाह की उपाधि छोड़कर ये मिर्जा की उपाधि धारण करता है। बाबरनामा में तत्कालीन विजयनगर शासक कृष्णदेव राय को भारत का सबसे महान शासक बाबर बताता है। बाबर को भारत आने का न्योता दौलत खां लोदी इब्राहिम के चाचा आलम खां लोदी ने दिया था। दौलत खां लोदी पंजाब का सूबेदार था और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां लोदी ने दिया था। ये ध्यान रखिएगा, आलम खां लोदी। 1519 में उसने बाजौर और भेरा का किला जीता। फिर 21 अप्रैल 1526 को उसने पानीपत का युद्ध लड़ा और इब्राहिम लोदी को हराया। तुगलकमा पद्धति का इस्तेमाल किया। तोपखाने को सजाने की उस्मानी पद्धति का पहली बार प्रयोग किया गया। तोपखाने का पहली बार प्रयोग किया गया। तोपखाने का नेतृत्व उस्ताद अली और मुस्तफ़ा ने संभाला और इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया। ठीक है, इसके बाद इसने काबुल में घुसते हुए एक चांदी का सिक्का बांटा प्रत्येक निवासी को, तो उसे कलंदर कहा गया। और फिर ये युद्ध लड़ा, खानवा का युद्ध। कौन सा? खानवा का युद्ध लड़ा राणा सांगा से, और इसी युद्ध में उसने जिहाद का नारा दिया। किसका नारा दिया? जिहाद का नारा दिया। ठीक है, इसमें राणा सांगा की ओर से हसन खां मेवाती, महमूद लोदी और आलम खां लोदी और मेदिनी राय लड़े थे। ठीक है ना। इसके बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। इसके बाद लड़ा वो चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय के साथ। चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय के साथ। यहाँ पर राजपूत स्त्रियों ने जौहर कर लिया और इसने मालवा जीत लिया बाबर ने। इसके बाद लड़ा घाघरा का युद्ध 29 में, और ये लड़ा अफगानों के विरुद्ध में। इसके बाद उसकी मृत्यु आगरा में हो गई। ठीक है, इसके बाद इसे वहीं दफनाया गया आराम बाग में, और अब इसका जो मकबरा है वो है काबुल। ठीक है,
चलिए, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हुमायूं की बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। यूपीपीसीएस 2021 आरओ 2021 के लिए आप चैनल के साथ लगातार बना रहिए। जितना भी पॉसिबल होगा आपको रिलेवेंट मटेरियल इस चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी प्रकार का कोई आपको कॉस्ट चुकाना नहीं है। थैंक यू वेरी मच।